हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सेवेंथ क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 1 का क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो क्लास आज हम ये बात करने वाले हैं कि जब भारत के अंदर मुगल सल्तनत की स्थापना जब हो जाती है तो उनके समय में भारत के किन किन क्षेत्रों के ऊपर उनका अधिकार था। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं। क्लास कहता है कि हम चोल साम्राज्य के बारे में चैप्टर 2 में बात करेंगे। तुगलक के बारे में 3 में बात करेंगे और मुगल के बारे में हम 4 में बात करेंगे। तो हम इन सभी चैप्टर के बारे में विस्तार से लगातार हर एक चैप्टर में बात करते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा ताकि हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे सके। कहता है, जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली सल्तनत या सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति। आपको पता है प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति की यदि बात करते हैं तो प्रशस्ति एक टाइप का ऐसा ग्रंथ होता है, एक टाइप की ऐसी चीज होती है जिससे हमें किसी राजा के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाती है। पूर्ण जानकारी मिल जाती है। आपने नाम सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति। नाम सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। तो ये जो प्रशस्तियां होती है ये किसी न किसी व्यक्ति की बायोग्राफी के ऊपर लिखी जाती है। कहता है इसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसको? तो गियासुद्दीन बलबन को बताया गया है। तो हम यहाँ पर गियासुद्दीन बलबन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये दिल्ली का सुल्तान था। क्लास कहता है जो पूरब में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो बात यह आती है कि जो बलबन का शासन था, बलबन का शासन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये बंगाल से लेकर के आपका अफगानिस्तान के गजनी तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके साम्राज्य के अंदर किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था? तो इनके साम्राज्य के अंदर हमने दक्षिण भारत को शामिल किया था। दक्षिण भारत की यदि बात करते हैं तो इसके अंदर गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों के ऊपर इनकी सेना बड़े स्तर पर देखने को मिल जाती है। तो जो आप मैप देख रहे हो ना, इस मैप में आपको इनके बारे में विस्तार से समझ में आ जाएगा। यदि हम बात कर रहे थे वेस्ट बंगाल की ओर से तो यहाँ था आपका वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से लेकर के इनकी जो राजधानी थी, इनका जो साम्राज्य था, यहाँ से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ था? तो इनका साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। तो कह सकते हो कि हमारे कंट्री के अंदर इनका जो शासन था वह ईस्ट से लेकर के इनका शासन वेस्ट तक फैला हुआ था। और ये नॉर्थ में लेकर के इनका शासन साउथ तक पूरी तरह से फैला हुआ था। इस प्रकार से कह सकते हो कि जो बलबन का शासन था, बलबन का जो शासन था वह पूरे भारत पर देखने को मिल जाता है। कितने पर? तो पूरे भारत पर देखने को मिल जाता है। क्लास भारत के किन किन क्षेत्रों के ऊपर इनका शासन था? तो पहला देखो कहता है क्या? सिविस्तान। आइए देखते हैं सिविस्तान कहाँ पर है। तो ये जो इलाका है ये पड़ जाता है आपका पाकिस्तान के इलाके में पड़ जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर इनका शासन था, जैसे कि उच्च पे था, मुल्तान पे था, कालानौर पे था, लाहौर, समाना, सुरसूती, कोहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनऊती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र और मावार, इन सभी क्षेत्रों के ऊपर इनका शासन देखने को मिल जाता है। क्लास कहता है कि इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। मतलब कहा गया कि उन लोगों ने इतने बड़े क्षेत्रों के ऊपर जो शासन किया है ना, ये कहीं ना कहीं एक शंका की दृष्टि से कि इन्होंने इस प्रकार से इतने बड़े क्षेत्र पे शासन कैसे स्थापित कर लिया। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों किया करते थे। मतलब कि यदि किसी ने किसी पूरे क्षेत्र के बारे में बताने का काम किया तो वो उन पूरे क्षेत्रों के बारे में विस्तार से क्यों बताया करते थे। ये एक बड़ी समस्या थी या फिर एक बहुत बड़ी इनकी चिंता थी। कहता है क्या सन 1318 में कवि
एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने इस समय के शासनकाल के बारे में बताने का काम किया है। वो कहता है कि इस देश में हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा हुआ करती थी। क्या बताया है? तो हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा होती थी, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कर्नाटक में बोली जाती थी, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश में बोली गई, गुजरी जो गुजरात में बोली गई, मवारी तमिलनाडु में बोली गई, गौड़ी बंगाल में बोली गई, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली गई और हिंदी भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बड़े स्केल पर बोला गया। तो आप कह सकते हो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली गई थी। क्लासेस में अमीर खुसरो कहता है, उसमें आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी थी जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे और आम जनता नहीं जानते थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है। ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि अ, खुसरो ने खुसरो ने किन किन प्रकार की भाषाओं की खोज की थी? खोज की भाषाओं की भारत के अंदर। तो उसने संस्कृत से लेकर के सामान्य भाषाओं के बारे में बताने का काम किया। सामान्य भाषाओं के बारे में बताने का काम किया। लेकिन संस्कृत के यदि बात करते हैं उपयोग के बारे में, तो संस्कृत का उपयोग किनके लोगों के द्वारा किया गया? तो ये ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? तो ब्राह्मणों के द्वारा किया गया और सामान्य लोगों के द्वारा इनका उपयोग नहीं किया गया था। सामान्य लोगों ने इनका उपयोग नहीं किया था, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही तो भगवान की पूजा पाठ की गई थी। तो पूजा पाठ के अंदर ही इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए संस्कृत को हम कहते हैं देव भाषा भी कहते हैं, देव प्रिय भाषा के नाम से भी इसे जानते हैं। आमिर खुसरो के द्वारा लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज भी बोली जाती है। तो भारत के बड़े से क्षेत्र में आज भी इस प्रकार की भाषाओं को बड़े स्केल पर बोला जाता है। क्लास कहता है कि सन 1700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। अब ये भौगोलिक आयाम क्या होता है? भौगोलिक आयाम का मतलब होता है, थोड़ा सा मैप में चलते हैं और मैप में आपको समझाने का काम करते हैं। जैसे कि ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया कौन सा है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है आपका कहाँ चला गया? गुजरात का एरिया है। तो गुजरात के एरिया में कौन सी भाषा बोली जाएगी? यहाँ पर कौन से लोग रहेंगे? इनके लोगों का क्षेत्र कितना रहेगा? इन सभी चीज़ों के बारे में जो निर्धारित कर दिया गया था कि इन्हीं लोगों को इसी प्रकार के क्षेत्र में रहने का काम दिया जाएगा, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसी क्षेत्र को हम यहाँ पर नाम देते हैं भौगोलिक आयाम, नाम दे दिया गया कि अब इन क्षेत्रों को, इन लोगों को एक निश्चित क्षेत्र में रहने का अधिकार दिया जाएगा। इनकी अपनी भाषा होगी, अपनी संस्कृति होगी। अध्याय 9 में हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि अलग-अलग क्षेत्रों में किस-किस प्रकार के लोग थे, उनकी भाषा क्या थी, संस्कृति क्या थी, कल्चर क्या थे। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। यह क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़े हुए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। जैसे कि आपको पता होगा कि प्राचीन टाइम में हर एक राज्य, जैसे कि जो गुजरात था, वो यहाँ के राजस्थान के बीच में क्या था? तो इनके बीच में होते थे, टकराव होते थे। क्यों टकराव होते थे? क्योंकि इनके बीच में जो टकराव था, वो तो था सीमा को लेकर टकराव था और दूसरा था अपनी सत्ता को स्थापना करने के लेकर के, सत्ता के स्थापना, शक्ति के प्रदर्शन के लिए। इस प्रकार से लोगों ने बड़े स्केल पर दूसरे पे हमला किया और टकराव की स्थिति देखने को मिलती रहती थी। कहता है कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल ऐसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। तो भारत के अंदर किन किन लोगों का विशाल साम्राज्य देखने को मिलता है? तो वो थे चोल, खलजी और तुगलक, और मुगलों के शासनकाल देखने को मिल जाते हैं। कहता है कि ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे, क्योंकि इनका जो साम्राज्य था वह हमेशा ही अस्टेबल रहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इन्हें हमेशा ही दूसरों से युद्ध करने पड़ते थे। इसीलिए इनका साम्राज्य कभी बढ़ गया तो कभी छोटा हो गया, ऐसा इनकी स्थिति देखने को मिल जाती है। इसके बारे में जो विस्तार से हम बात करेंगे वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में विस्तार से बात करेंगे।
क्लास कहता है कि खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। कहता है कि 18 सेंचुरी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। पतन का मतलब क्या होता है? पतन का मतलब होता है यहाँ पर राज्य व्यवस्था की गिरावट। राज्य व्यवस्था की गिरावट। गिरावट से मतलब ये होता है कि जो राज्य व्यवस्था है या जो शासन है, वो शासन क्या हो रहा है? तो शासन के अंदर या शासन में कमी आना, इसमें कहा जाता है। कहता है फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य भी उभरने लगे थे। मतलब कि अब जो पहले राज्य बहुत बड़ा था और उसमें से छोटे छोटे राज्य थे, वो अपने आप को निकाल करके एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर विकसित हो रहे थे, जिसके बारे में अध्याय 10 में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, उस उससे क्षेत्रों की प्रवृत्ति में बदलाव आती है, उनके नेचर में बदलाव आती है। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, अपने आप को बढ़ावा देने का काम चालू कर दिया था। इन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी, क्योंकि ये जो एरिया था वो तो ऑटोमेटिक ही इनके पूर्वज इनके पास थे। तो इसी प्रकार से इनके पास जो शासन होता है वह इनके पास फॉरवर्ड होता चला जाता है, तो ये विरासत में देखने को मिलता है। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान देखने को मिलती है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ में देखने को मिलती है। 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच के हजारों वर्षों के इस विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कट कर अलग अलग नहीं पनपी थी। मतलब कि ये हुआ हमारे पास जो पूरा का पूरा भारत दिखाई पड़ता है, इन सभी के अंदर जो संस्कृति का विकास था, सांस्कृतिक विकास जो थे, वह सांस्कृतिक विकास एक समान रूप से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में मिलते हैं। बस यही एक अंतर था। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव उन पर पड़ा, क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र थे उन्होंने इनके ऊपर लगातार प्रभाव देखने को मिल जाता है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पता लगाइए कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का हिस्सा रहा है? यदि रहा है तो कितने समय तक रहा है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। हमें आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो क्लास ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें बात करेंगे पुराने और नए धर्मों के बारे में बात करेंगे क्लास। तो आज के लिए इतना ही। सब खैर, नमस्कार।